तो ये एएस लेवल अकाउंटिंग में, एएस लेवल अकाउंटिंग का आपका टॉपिक है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का। इसमें हम क्वेश्चन कर रहे हैं आज फरवरी मार्च 22 का। बड़ा अच्छा सवाल है, मुश्किल नहीं है इतना। फरवरी मार्च 22 का हमारा क्वेश्चन है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। मेरा बुक का पेज नंबर 414 है, आप अपने हिसाब से देख लें। क्वेश्चन नंबर इसका नहीं है, इससे पिछला क्वेश्चन फरवरी मार्च 22 लिखा है, लेकिन मैं बताता हूँ अभी इससे पिछला क्वेश्चन कौन सा है, उससे आप आसानी से इसको टेकअप कर सकते हैं हम। इससे पिछला क्वेश्चन है क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 8 के बाद है, क्वेश्चन 8 के बाद का क्वेश्चन है। कहते जी Rafik owns a retail business. G. When the business are opened a few years ago, when the business was opened a few years ago, Rafik maintained only minimal accounting records. मिनिमल का मतलब होता है कि बहुत कम उसने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन किए, प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन हम नहीं कर रहे, मिनिमल अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहे हैं। उसने कहा स्टेट टू रीजन व्हाई द ओनर ऑफ अ बिजनेस माइट मेंटेन मिनिमल अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। एक तो ये हो सकता है कि बिजनेस इज वेरी स्मॉल, ठीक है जी, when it is a small scale business then we can afford to maintain minimal accounting records. फिर secondly कि maybe he is finding problem with secrecy, he doesn't want to show his accounts to anyone, उस बेसिस पर भी वो मिनिमल रख सकता है। फिर ये कि it is always a time consuming and costly affair, it is always a time consuming and costly affair and he doesn't have that intellectual ability or the resources to go for a proper set of accounting records। पैसे उसके पास नहीं है, या उसके पास जो है वो टैलेंट नहीं है, स्किल्स नहीं है कि वो बना सके। आइडेंटिफाई 4 बेनिफिट्स ऑफ मेंटेनिंग फुल अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, ठीक है जी। तो इट हेल्प्स इन बिल्डिंग कॉन्फिडेंस ऑफ द इन्वेस्टर्स, इट विल अट्रैक्ट मोर पीपल टू इन्वेस्ट इन द बिजनेस, business will become reliable, business will become more reliable and understandable. Then business records can be compared with the previous year, comparisons can be made, we can evaluate the financial performance of the business, we can evaluate the financial performance of the business by calculating profit for the year, we can evaluate financial performance of the business by calculating profit for the year. फिर we can extract a trial balance, we can extract a trial balance बना सकते हैं हम। फिर financial statements will be used to take bank loan, financial statements are used to take bank loan easily, क्योंकि बैंक जो है वो देखिएगा कि आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन हुए हैं तो वो लोन देने में उसको आसानी होगी, वो अच्छा फील करेगा। मोर recently Rafik has been able to provide more detailed financial information on 1st January the business assets and liabilities were as follows, हमारे सामने लिखे हुए हैं, कैश इन हैंड है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, फर्नीचर एंड फिक्स्ड ट्रेड पेबल है, इन्वेंट्री है और रेंट प्रीपेड है। अगर मैं यहाँ से ओपनिंग कैपिटल निकालना चाहूँ तो मैं निकाल सकता हूँ। वैसे इस क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्यों? क्योंकि बैलेंस शीट नहीं मांगी हुई। जब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन नहीं मांगी हुई तो आपको कैपिटल निकालने की रिक्वायरमेंट ऐसा होती नहीं है। निकाल सकते हैं हम। फर्नीचर एंड फिटिंग जो है 22710 में कैश इन हैंड 840 ऐड कर देंगे, इन्वेंट्री 14430 ऐड कर देंगे, रेंट प्रीपेड 1250 ऐड कर देंगे और ट्रेड पेबल्स माइनस कर देंगे 11870 और बैंक ओवरड्राफ्ट माइनस हो जाएगा 1390। जरूरत नहीं निकालने की, मैं वैसे ही बता रहा हूँ। 840 माइनस 1390 प्लस 22710 माइनस 11870 प्लस 14430 और प्लस 1250। The following summary of receipts and payments for the year has been prepared from the business bank statement. Receipts दी हुई है, कैश सेल्स बैंक दिया हुआ है। यदि कैश सेल्स बैंक दिया हो तो क्या चीज होती है बेटा जो बनती है, बनानी पड़ती है? आपको you have to prepare cash account to find total amount of cash sales, कैश बैंक जो आपको दिया हुआ है। डिस्पोजल ऑफ फर्नीचर एंड फिटिंग, आपने फर्नीचर एंड फिटिंग बेचा है 3480 का। फिर पेमेंट्स हैं, ड्राइंग्स हैं, ट्रेड पेबल, पेमेंट टू ट्रेड पेबल है, रेंट दिया हुआ है, एडिशनल फर्नीचर एंड फिटिंग आपने खरीदी है 8000 की
और इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी पे की उस पर 380 की। तो याद रखिएगा कि आपने जो फर्नीचर परचेज किया है ना वो 8380 का है, 8000 प्लस 380, बिकॉज इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी नॉन करंट एसेट की कॉस्ट में ऐड की जाती है, तो उसका पार्ट ही होती है कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हुआ। इसलिए जनरल एक्सपेंसेस दिए हुए, Rafiq purchase all goods for resale on credit basis. All sales are on a cash basis. Sale जो है cash में. Cash discount of 5% was received when Rafiq settled debts with trade payables during the year ended 31st December 2021. At 31st December, trade payables total 9230, ending trade payables आपको दिए हुए 9230. इस क्वेश्चन में ट्रेड रिसीवेबल्स मौजूद नहीं है, उसकी जरूरत नहीं क्योंकि क्रेडिट सेल्स हम फाइंड नहीं कर रहे, क्योंकि क्वेश्चन में सारी कैश सेल्स हैं, क्रेडिट सेल्स है ही नहीं। सबसे पहला पॉइंट आएगा, वी हैव डिस्कस दिस पॉइंट इन द लास्ट लेक्चर आल्सो, कि ट्रेड पेबल्स का डिस्काउंट रिसीव हमें दिया नहीं हुआ। चलिए उसको निकाल के देखते हैं कैसे निकालेंगे। ट्रेड पेबल्स दिए हुए 93100 के, और ये 5% कम अमाउंट है ना इसमें, दैट इज इक्वल टू 95% ऑफ द टोटल अमाउंट इंक्लूडिंग डिस्काउंट। तो ट्रेड पेबल्स की टोटल अमाउंट हमारे पास कितनी आ जाएगी जो कि हमने पेमेंट करनी है, 93100 डिवाइडेड बाय 0.95, 93100 डिवाइडेड बाय 0.95 आप करेंगे तो आपके पास ट्रेड रिसीवेबल्स की अमाउंट आ जाएगी। आपने 98,000 पे करना था, लेकिन आपने इसमें से डिस्काउंट दिया 5% और फिर आपने बाकी अमाउंट पे की है 93100, तो डिस्काउंट हमारा कितना बन जाएगा 4900। हमें पता ही चल रहा है आसानी के साथ कि हमारा डिस्काउंट 4900 का आता है। तो इसकी क्या जरूरत है, इसकी इसलिए जरूरत है कि हमें पीएलसी में डेबिट साइड पर डिस्काउंट रिसीव अलग से लिखना पड़ता है असद, और दूसरा डिस्काउंट रिसीव ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड भी किया जाएगा, तो वहां भी आपको ऐड करना है। कैलकुलेट द टोटल परचेजेस फॉर द ईयर, निकालते हैं हम परचेजेस। उसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा बेटा, पीएलसीवी। सर वो कैसे, क्योंकि देखिए ओपनिंग कैपिटल निकालने की जरूरत नहीं है, बैलेंस शीट नहीं मांगी हुई, एसएलसी ये बनता ही नहीं है क्योंकि इस क्वेश्चन में सारी सेल्स कैश सेल है, क्रेडिट सेल नहीं है। तो हमारे पास कोई ट्रेड रिसीवेबल्स एट द स्टार्ट और एट द एंड जो है वो नहीं दिए। गलती हो गई, मैंने पीएलसीए लिखना था, मैंने एसएलसीए जो है वो लिख दिया। इधर आपका आ जाएगा जी पीएलसी, इधर आपके आएंगे क्रेडिट साइड पर ब्रॉट डाउन, इधर आपका आ जाएगा जी कैरी डाउन, यहाँ पे आपका आएगा जी पेमेंट टू ट्रेड पेबल, और इसमें परचेज रिटर्न भी आती है आपको पता है, ठीक है जी, लेकिन वो फिलहाल मौजूद नहीं है। और डिस्काउंट रिसीव भी आता है, वो मौजूद है, तो वो आपको लिखना पड़ेगा डेबिट साइड पे। डिस्काउंट रिसीव जो कि कितना है 4900, और पेमेंट टू ट्रेड पेबल वो हमें कितनी दी हुई क्वेश्चन में 93,100। अब ओपनिंग क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स भी निकाल लेते हैं, तो ओपनिंग ट्रेड पेबल के लिए मुझे पीछे जाना पड़ेगा। ओपनिंग ट्रेड पेबल दिए हुए आपको 11870 के, और एंडिंग आपको दिए हुए 9230, ये आपके आ जाएंगे जी 11870, और ये आपके आ जाएंगे जी 9230। इसका हम टोटल कर लेंगे डेबिट साइड का 1073, उसमें से क्रेडिट साइड माइनस कर देंगे तो आपके पास क्रेडिट परचेजेस जो है वो आ जाएंगे। टोटल करें कितना आता है जी 107230, देखिए आ जाएगा 107330, ये आ जाएगा 95360, आपके पास आ गए क्रेडिट परचेजेस। याद रखिएगा इसमें से गुड्स ड्राइंग्स भी आपको माइनस करनी होती है, क्वेश्चन में दी होंगी, हम उसको माइनस भी करेंगे। आगे देखते हैं, इसके बाद पीएलसी बनाने के बाद हम देखते हैं कि हमारा तो एक्सपेंस इनकम का अकाउंट तो नहीं बनना है इस क्वेश्चन में, उसके लिए ओपनिंग क्लोजिंग दिए होने चाहिए एक्सपेंस इनकम के। अगर आप सवाल में देखें, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st दिसंबर हम कैश टेकिंग्स आर वर नॉट बैंक, यानी कैश में से कुछ हिस्सा आपने बैंक में अभी तक जमा नहीं करवाया, बट वी यूज्ड टू पे वेजेस 21540 एंड ड्राइंग्स ऑफ 2580। रफीक टुक गुड्स कॉस्टिंग 480 फॉर प्राइवेट यूज, ये गुड्स ड्राइंग है, परचेज में से माइनस करेंगे। फर्नीचर एंड फिटिंग दिया हुआ विद द वैल्यू ऑफ 2950 वर सोल्ड, जो बेचा उसकी बुक वैल्यू कितनी है बेटा 2950, और ऊपर देखिए आपने बेचा कितने का है
बेचा आपने है 3480 का, तो आपको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है आपको, और वो प्रॉफिट आपको ऐड करना पड़ेगा जी। 3480 माइनस 2950, 530 का आपको प्रॉफिट हुआ है, तो आपको 530 को आपको ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड करना पड़ेगा। फिर 31 दिसंबर को कहता है कैश टेकिंग ऑफ 1200 हैड नॉट येट बीन बैंक। कैश टेकिंग्स थी 1200 की, आपने उसको अभी रिकॉर्ड नहीं किया। द बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड वाज 920, इन्वेंटरी वाज वैल्यूड एट 11920, एंडिंग इन्वेंटरी है। फर्नीचर एंड फिटिंग की भी एंडिंग कॉस्ट दी हुई है 23400, और रेंट ऑफ 1440 वाज प्रीपेड, रेंट प्रीपेड भी दिया हुआ 1440 का। तो हमने इस क्वेश्चन में क्या बनानी है, बीपी का अकाउंट बनाएंगे ना, इनकम स्टेटमेंट हमने बनानी है इस क्वेश्चन के अंदर। और आपको पता है कि इनकम स्टेटमेंट को हम रेवेन्यू से हम स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर प्रिपेयरिंग इनकम स्टेटमेंट एज वी डिस्कस्ड टुगेदर, हमें कौन सा अकाउंट बनाना है बेटा, कैश का अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा, कैश सेल्स फाइंड करनी है। लेट्स प्रिपेयर कैश अकाउंट। थोड़ा सा इसमें टेक्निकल चीज है, वो मैं आपसे डिस्कस करके फिर इसको बनाऊंगा। फिर आपका आ जाएगा जी कैश का सबसे पहले अकाउंट, फिर आपका आ जाएगा जी क्रेडिट अकाउंट। फिर आपने बेटा पेमेंट की है किसकी, वेजेस की, और आपने क्या जमा कराया है, कैश बैंक भी दिया है आप। ये कैश इन हैंड का ब्रॉड डाउन कैरी डाउन देख लेते हैं। कैश का कैरी डाउन तो मैंने कर्सर के ऊपर ही है, 920 है। ब्रॉड डाउन कैश का देखते हैं, बैलेंस दिया हुआ है कैश का, नहीं होगा तो नहीं लेते कैश का बैलेंस, कोई बात नहीं। तो कैश का बैलेंस पीछे दिया हुआ है बेटा स्टार्ट में, कैश इन हैंड है 8440 का, कैश इन हैंड आ जाएगा 840 का, ठीक है जी। उसके बाद कैरी डाउन देखिए वो हमारा है कितने का, 920 का। पेजेस जो आपने पे किए हैं, ड्राइंग्स भी है बेटा, वेजेस आपने पे की हैं, यूज टू पे वेजेस, जो हमने जमा नहीं कराया कैश में, 21540, और ड्राइंग्स है 2580, 1540। और जरा बताइएगा ड्राइंग्स हमारी कितने की है, ड्राइंग्स देखते हैं कितने की दी हुई हमें, ड्राइंग्स है आपकी 2580। फिर कैश बैंक आपको देखना है कि आपने कैश, वो जो कैश सेल्स में से आपने कैश किस में जमा करा दिया था, बैंक में जमा करा दिया। कैश बैंक देखते हैं पीछे बैंक अकाउंट से कितना पैसा हमने बैंक में जमा करा दिया कैश सेल्स का, वो है 132200, वो आपका आ जाएगा इधर 132200। इसका टोटल कर लेंगे हम, तो ये आपका टोटल आ जाएगा यहाँ पे 157240। इधर भी आपका आ जाएगा 157240, और यहाँ पे आपकी कैश सेल्स आ जाएंगी कितनी, 1564। और यहाँ पे बेटा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कैश सेल्स तो आपने निकाल ली, लेकिन उसने ये बताया था कि कुछ अमाउंट कैश सेल्स की ऐसी है जो आपने अभी तक बैंक में जमा नहीं करवाई, वो कितनी है, 1200। वो ऐड करके टोटल सेल्स आपके पास आएगी, दैट इज गोइंग टू बी योर टोटल सेल्स, जो कि आती है 157600 की आपके पास टोटल सेल्स जो है वो आ जाएंगी। अब देखते हैं, ये बात जरा समझ नहीं आई जी बिल्कुल। अगर आप देखें सवाल में, उसने कहा है ऑल सेल्स आर ऑन कैश बेसिस, एक बार। दूसरा उसने क्या कहा है कि कैश टेकिंग में से आपने पैसे बैंक में सारे जमा नहीं कराए, वेजेस पे किए, ड्राइंग्स पे किए आपने। और पॉइंट नंबर 1 में साल के एंड में, यानी वो रिकॉर्डिंग है ना, इधर भी साल के एंड में बताएगा ना, कैश टेकिंग्स 1200 हैड नॉट येट बीन बैंक, वो आपने अभी तक बैंक में जमा नहीं करवाई, यानी कैश रिकॉर्ड नहीं की, तो आपको सेल्स में उसको क्या करना पड़ेगा बेटा, ऐड करना पड़ेगा। तो वो कैश सेल्स आपको ऐड करनी पड़ेगी 1200 की। तो मैंने वो कैश सेल्स निकाल के प्लस 1200 अलग से की है, वो भी कैश में सूरत में आपको रिकॉर्ड करनी पड़नी है। तो फिर आप जो है उसको ले सकते हैं। इसमें लेस कर देंगे हम कॉस्ट ऑफ सेल्स, इसमें आ जाएगा आपका ओपनिंग इन्वेंट्री, एड परचेजेस। ये कैश सेल्स वाला पॉइंट जो था, ये थोड़ा मुश्किल था आपका, जो कैश टेकिंग आपने जमा नहीं करवाई थी।
1200 1200 वाली। आपका सवाल उठ सकता है कि सर कैश में ऐड नहीं करेंगे, कैश में ऐड करेंगे एंडिंग कैश में, लेकिन वो तो हम बना नहीं रहे ना, बैलेंस शीट होती तो हम करते। जी, ओपनिंग इन्वेंट्री हम देखते हैं हम कितनी दी हुई है हमें, वापस जाना पड़ेगा आपको। ओपनिंग इन्वेंट्री आपको दी हुई है 14430 की, वो हम लिख लेते हैं इधर भी। परचेजेस में से बेटा गुड्स ड्राइंग माइनस करनी पड़ेगी आपको। यहाँ पे परचेजेस आप लिख लें 95360, में से माइनस करेंगे गुड्स ड्राइंग, तो वो परचेज में से माइनस हो जाती है आपकी, और वो क्वेश्चन में उसने बताई नहीं है हमारी कि वो कितने की है, वो है 2580, ये लिखी है 2580। गुड्स ड्राइंग आपकी जो है, नहीं सॉरी, गुड्स ड्राइंग कितने की है 480, सॉरी 480 गुड्स कॉस्टिंग फॉर होम यूज, 480 इसमें से माइनस कर दें, तो ये आपका आ जाएगा 94880। इसमें से क्लोजिंग इन्वेंट्री हम माइनस कर देंगे, और क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो आपको उसने क्वेश्चन में दी हुई है 11920 की, वो हम माइनस कर देते हैं यहाँ से 11920। जी 97390, तो आपका निकल आएगा जी ग्रॉस प्रॉफिट। ये माइनस करेंगे आप सेल्स में से, कॉस्ट ऑफ सेल्स, यू विल गेट योर ग्रॉस प्रॉफिट 6210। हाँ, इसमें बेटा आप ऐड कर देंगे डिस्काउंट रिसीव, और वो हमें पता है हमारा कितना है। डिस्काउंट रिसीव हमें जो दिया हुआ है क्वेश्चन में वो है 4900 का, हमने निकाला था, खुद कैलकुलेट करके निकाला था। और इसमें हम ऐड कर देंगे मजीद क्या बोला, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, वो आपने मिस नहीं करना, वरना वो तो मिस हो जाएगा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ नॉन करंट एसेट, और वो हमें कितना निकाला था आपने, कैलकुलेट करके दोबारा देख लेते हैं, कोई बात नहीं। आपके पास जो बेचा है आपने एसेट वो 2950 का वैल्यू है उसकी, और 2950 का एसेट आपने सेल जो किया है, डिस्पोजल कितने का किया है, 3480, 2950 3480, 520 का आपका प्रॉफिट आ रहा है, 520 530, तो वो हम ऐड कर लेंगे इसके अंदर, तो आपका टोटल आपके पास जो है वो आ जाएगा 65640 आफ्टर एडिंग इनटू ग्रॉस प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट और डिस्काउंट रिसीव। इसमें से हम लेस कर देंगे बेटा एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस में सबसे पहले हम दो एक्सपेंसेस लिखते हैं जिसकी हमें वर्किंग भी करनी पड़ेगी, वो रेंट है और एक आपकी डेप्रिसिएशन ऑन नॉन करंट एसेट। करते हैं बात, पहले रेंट की बात करते हैं। मैंने रेंट का अकाउंट बनाया नहीं है, मुझे बना देना चाहिए था, मैं बना के दिखा भी देता हूँ। देखिए रेंट प्रीपेड आपको ओपनिंग में दिया हुआ है 1250 का, ठीक है, और रेंट जो पे किया आपने साल के दौरान वो कितना है 14750 का, और रेंट प्रीपेड एट द एंड जो है भी आपको दिया है वो कितना है 1440 का। अगर मैं इसका अकाउंट बनाता हूँ बेटा तो कैसे बनेगा, वैसे तो अकाउंट का इतना इशू नहीं है, लेकिन फिर भी जस्ट फॉर द रीजन कि आपको थोड़ा दोबारा से अंडरस्टैंडिंग हो जाए टी अकाउंट बनाने की, तो एक्सपेंस अकाउंट जब आप बनाते हैं तो इससे आपका आता है प्रीपेड, और वो कितना है 1750 है। रेंट प्रीपेड ओपनिंग में कितना दिया है जी, वो दिया है 1250। इधर आपकी आ जाती है बेटा कैश फिगर, आप कैश में पे कर रहे हैं तो आपका 14750। एक्लूड तो है नहीं, इसलिए एक्लूड हमें फिलहाल लिखने की जरूरत नहीं है, प्रीपेड ही सिर्फ आएगा। फिर आ जाएगा प्रीपेड कैरी डाउन, और वो आपका कितना दिया हुआ है प्रीपेड कैरी डाउन जी, रेंट का प्रीपेड कैरी डाउन 1440। इंटरेस्ट ले लेंगे दोनों साइड्स का, तो आपके पास इनकम स्टेटमेंट फिगर आ जाएगी जो कि आपको रिकॉर्ड करनी है।
ठीक है टोटल। Sir, 14560. 14560 इज द इनकम स्टेटमेंट फिगर जो कि आपको वहां पे रिकॉर्ड करनी है इनकम स्टेटमेंट में रेंट एक्सपेंस के नाम से आ जाएगा जी 14560। ये हमने रिकॉर्ड जो है वो कर लिया है रेंट का एक्सपेंस। प्रीपेड पेंडिंग प्रीपेड माइनस कर दें, ओपनिंग ऐड कर दें, ऐसे भी कर सकते हैं आप। प्रीपेड एंडिंग है वो माइनस कर दें, ओपनिंग ऐड कर दें। अब हमने अकाउंट बनाना है किसका बेटा, निकालने के लिए जो हम सॉल्व कर रहे थे उसको सॉल्व करने के लिए आपको एक डेप्रिसिएशन निकालने के लिए आपको एसेट अकाउंट जो है वो बनाना पड़ेगा। देखते हैं हमारे पास यहाँ जगह है, एसेट अकाउंट की जगह फिलहाल यहाँ नहीं है, तो मैं क्वेश्चन पर ही सॉल्व कर देता हूँ। इस साइड पे एसेट अकाउंट हमारा कैसे बनेगा देखिए। हमारा कौन सा अकाउंट बन रहा है बेटा, नॉन करंट एसेट अकाउंट। किससे, बुक वैल्यू मेथड से। हम बुक वैल्यू मेथड से बनाएंगे। इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू the account, I would rather suggest that I should write first the format. फॉर्मेट क्या होता है, ब्रॉड डाउन इधर आता है, साइड पे क्या आता है आपका एडिशन जो नया खरीदा, इस साइड पे आपका आता है बुक वैल्यू ऑफ एसेट सोल्ड, जो एसेट बेचा है उसकी बुक वैल्यू इस साइड पे रिकॉर्ड की जाती है। और इधर आपका क्या आता है, डेप्रिसिएशन विच इज द इनकम स्टेटमेंट फिगर, और वही जो है वो आपको फाइंड करनी है असल में। और आपका क्या आता है जी, कैरी डाउन। अब सबसे पहले देखते हैं, सवाल में जाते हैं और जो चीजें हैं वो उठाते हैं। तो इधर देखिए फर्नीचर एंड फिटिंग्स का कैरी डाउन आपको दिया हुआ है कितना, 23400, वो लिख लेता हूँ मैं। कहाँ दिया हुआ है बेटा, ये दिया हुआ है, फिक्सर एंड फिटिंग में वैल्यू है 23400, ये आपका एंडिंग है। ओपनिंग कितना दिया हुआ है, पीछे आ जाते हैं, शुरू में देखेंगे ना, स्टार्ट में, बिल्कुल स्टार्ट में। ओपनिंग फिक्सर एंड फिक्सचर का एट वैल्यूएशन 22710, वो लिख लेते हैं जी, इधर आ जाएगा। उसके बाद एडिशन को देखते हैं कि हमने नया कितने खरीदा है, वो बैंक अकाउंट से फिगर मिलेगी आपको। एडिशन जो आपने किया है वो दो एडिशन है आपकी। एक फर्नीचर एंड फिटिंग आपने 8000 का परचेज किया है, और इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी एडिशन का ही हिस्सा है। एडिशन आपका कितना हो जाएगा, 8380। एडिशन की अमाउंट जो आप लिखेंगे 8380 के नाम से अमाउंट से आएगी। अब राइट साइड पर आपका आएगा बुक वैल्यू ऑफ एसेट सोल्ड, जो एसेट बेचा है उसकी बुक वैल्यू, जो आपने एसेट बेचा है उसकी बुक वैल्यू हमें कहाँ दी हुई है, ये देखें, फर्नीचर एंड फिटिंग विद वैल्यू ऑफ 2950 वर सोल्ड। यानी इतनी वैल्यू उसकी रह गई थी ना जब बिका है वो, तभी तो आपको प्रॉफिट हुआ है। तो 3480 का बिका था, जबकि उसकी बुक वैल्यू सिर्फ कितनी थी, 2950। दोनों साइड्स का टोटल करके डिफरेंस ले लेंगे तो आपके पास डेप्रिसिएशन जो है वो आ जाएगी। Four seven four zero. 4740 आपकी आ गई डेप्रिसिएशन एक्सपेंस विच इज द इनकम स्टेटमेंट फिगर, जो कि आपको वहां पे शो करनी है। सर ये वर्किंग जो आपने की है ये हम पहले इकट्ठी कर सकते हैं, जी बिल्कुल। जब मैंने बनाया था ना कैश अकाउंट पे मैंने बनाया था, उसके बाद ही आप बना सकते थे करंट का अकाउंट और नॉन करंट एसेट का अकाउंट, वहां भी आप डेवलप कर सकते थे। ये डेफिनेशन कितनी आ जाएगी आपकी, 4740। उसके बाद आपके एक्सपेंसेस में क्या आ जाता है बेटा, वेजेस। वेजेस भी आपके एक्सपेंसेस में आते हैं, और वो कितने के दिए हुए हैं आपको, 21540 के। इसमें मैंने कैश अकाउंट में से बेटा मैंने टेकअप किए 21540 के, इधर से एक्सपेंसेस टेकअप किए मैंने, वेजेस के एक्सपेंस को मैंने अकाउंट फॉर किया है। उसके बाद अगर हम देखें तो मुझे और कोई एक्सपेंसेस तो एज सच नजर नहीं आ रहे, लेकिन फिर भी हम क्वेश्चन में थोड़ा सा गो थ्रू कर लेते हैं कि शायद बैंक अकाउंट में तो ऐसा एक्सपेंस मौजूद हो जो हमने ना रिकॉर्ड किया हो। तो वो है जनरल एक्सपेंसेस, देख रहे हैं आप, जनरल एक्सपेंसेस आपको दिए हुए, उसका कोई ओपनिंग क्लोजिंग नहीं था, 5940 के, वो आपको रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। जनरल एक्सपेंसेस कितने के, 5940 के, वो मैं रिकॉर्ड करता हूँ अपनी इनकम स्टेटमेंट में। जीशा, इसमें कोई मसला है नूर तो मुझे बताएं, कोई प्रॉब्लम है तो बिना झिझक आप पूछ सकते हैं, ताकि मैं दोबारा एक्सप्लेन कर सकूं। ऐसे अकाउंट नेटबुक वैल्यू से आपको बेटा बनाना पड़ेगा, ये जरूरी है, बनाना पड़ता है तभी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। इसका टोटल अब करते हैं आगे। ये आपका आ जाएगा 46780, और ये हम इसमें से माइनस कर देंगे
तो आपका प्रॉफिट फॉर द ईयर जो है उसका आंसर निकल आएगा 18870 आपका आ गया प्रॉफिट फॉर द ईयर। तो ये क्वेश्चन हमने अपना कंप्लीट किया है, जिसमें हमने प्रॉपर इनकम स्टेटमेंट बना के, और इसमें एक पॉइंट थोड़ा एडिशनल था, मैंने बताया बाकी पॉइंट एडिशनल नहीं थे। हाँ, लेकिन डाटा उसने बहुत जो है वो डिस्पर्स किया हुआ था। ठीक है जी, डाटा डाटा को उठाना जो है वो एक मुश्किल काम है। पहले डाटा को आपने टेकअप करना है और फिर उसको रिकॉर्ड करना है। देखते हैं आगे नेक्स्ट क्या पूछता है वो। थ्योरेटिकल पार्ट जो है इसका फरवरी मार्च 22 हमने सॉल्व किया है। उसने बनने को कहा था 14 में 14 मार्क्स की थी, हमने बना दी है। आगे कहते थे रफीक वुड लाइक टू एक्सपैंड हिज बिजनेस। जी, Rafiq would like to expand his business but requires additional finance to carry out this plan. He is considering two options. रफीक जो है ना वो बिजनेस को एक्सपेंड करना चाह रहा है और कहता है कि एडिशनल फाइनेंस हासिल करना चाह रहा है, जिसके लिए वो कहता है कि इनवाइट ए फ्रेंड Khalid to become a partner in the business. Khalid would introduce capital of 10,000 या apply for a bank loan of 10,000 या partner introduce करवा लिया बैंक लोन ले ले। Advise Rafiq which option he should choose. Justify your answer by discussing both financial and non-financial issue of each option. आपने कहता है कि ये दोनों चीजें आपने जो है वो बतानी है। देखिए अगर वो लोन लेता है आपका तो डेफिनेटली जो एक्सपर्टीज है, जो सॉरी पार्टनर अगर आता है खालिद बिजनेस में, तो एक्सपर्टीज शेयर होंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी शेयर होंगी, न्यू स्किल्स न्यू आइडियाज विल कम। ये फायदा होगा, ठीक है जी। और लॉसेस शेयर होंगे, ये फायदा है उसका। और नुकसान ये है कि प्रॉफिट आपका शेयर हो जाएगा, डिसीजन मेकिंग जो है वो मुश्किल हो जाएगी आपकी, ठीक है जी। और कंफ्लिक्ट बिटवीन पार्टनर्स हो सकता है, डिसएग्रीमेंट हो सकता है पार्टनर के दरमियान। अब लोन की बात कर लेते हैं। लोन अगर आप लेते हैं तो लोन यू डोंट नीड टू इन्वेस्ट योर ओन मनी इन द बिजनेस बट दैट लोन नीड्स टू बी रीपेड बैक। फिर ये है कि आपको इस पे इंटरेस्ट कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, जिससे आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। फिर बैंक लोन लेने के लिए आपको पता है कि आपको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को भी शो करना पड़ता है बैंक को, फिर कोलेटरल भी जमा कराना पड़ सकता है, बिजनेस आपका रिस्की हो जाएगा क्योंकि आपको वापस करना पड़ेगा। तो दोनों में से आप ये सब लिखकर अपनी कोई एक राय दे देंगे। आई विल गो विद द पार्टनरशिप, क्योंकि उसमें आपको जो भी अगर प्रॉफिट लॉस है तो हम कम्बिनेशन जो है ना हमारा रिस्क कम हो जाता है उसमें, ठीक है। लोन की क्या जरूरत है, क्योंकि परमानेंट सोर्स ऑफ कैपिटल भी तो आ रहा है ना आपके पास, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट भी तो आ रही है ना। कल को बिजनेस लार्ज स्केल पे डेवलप हो सकता है, प्रॉफिट ज्यादा हो सकता है, तो मैं पार्टनरशिप पर नहीं जाऊंगा। ठीक है जी, तो ये सवाल था हमारा जो हमने कंप्लीट की है। और अब इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपने नहीं करना, उससे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी आपने नहीं करना। और ये क्वेश्चन है ये आपने घर में करना है। अक्टूबर नवंबर 12/21। हाँ जी, अक्टूबर नवंबर 12/21 का ये क्वेश्चन है। ये आपने जो है वो सॉल्व करना है घर में। साथ साथ आपको दे देता हूँ क्वेश्चन अपने, तो ये हमारा होमवर्क हो जाएगा। थैंक यू। थैंक यू। So,